तो देखिए, आज के करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम हॉल पे आपको मिल सकते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। करंट अफेयर्स में मैं आपको मोस्ट सिलेक्टिव टॉपिक लेकर के आता हूं जो आके आपके एग्जाम से जुड़े हुए हैं। पिछले 1 से 2 साल के टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, वैसे 2020 में होना था टोक्यो ओलंपिक, अभी 2024 में भी अगला ओलंपिक है। अब अगला ओलंपिक कहां होगा उससे भी प्रश्न पूछता है, तो अगले ओलंपिक के बारे में बताऊंगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन होना था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कोविड-19 लग गया। ठीक है, कोरोना महामारी आ गई और कोरोना महामारी के कारण से इसको आगे क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया और 2021 में इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन हुआ था आपका 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और सबसे बड़े खेल है, ये पूरे विश्व के सबसे बड़े खेलों में से एक है। तो इसका ये 32वां संस्करण था। क्या था ये? 32वां संस्करण। 32वां टोक्यो ओलंपिक आप सभी का 2021 में हुआ है। 2020 का ओलंपिक है आपका। ठीक है, तो ये आपका 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित किए गए। लगभग इसमें जो है काफी बड़ी संख्या में 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लगभग सभी देशों के खिलाड़ी थे और इसमें टोटल 33 खेल थे आपके। 33 खेलों के 339 आयोजन हुए थे। टोटल इसमें 33 खेल सम्मिलित किए गए थे और 33 खेलों के 339 आयोजन हुए थे। एक एक खेल के जो है आपके कई सारे सेगमेंट होते हैं। ठीक है, आयोजन हुए थे। इसमें भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी टोक्यो ओलंपिक में। अब भारत की स्थिति क्या थी पदक तालिका में, उन सभी के बारे में एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ओलंपिक खेलों की बात करें यदि हम जापान की, तो जापान में कई बार ओलंपिक हो चुका है। पहले तो 1964 में हुआ था, फिर 1972 में हुआ है, फिर 1998 में हुआ है और इसके बाद 2020 वाला ओलंपिक ये हुआ है। लगभग ये आपका चौथा ओलंपिक है। 4 बार जो है जापान में ओलंपिक हो चुके हैं और ये टाइम टू टाइम पे आपके होते रहते हैं। तो 1964 में हुआ है, 1972 में, 1998 में, 2020 में। ठीक है, तो ये आपके टोक्यो ओलंपिक को लेकर के अब एक बार हम समझते हैं। 3-4 टॉपिक को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि पदक तालिका में शीर्ष 5 देश क्या थे, भारत की स्थिति क्या थी टोक्यो ओलंपिक में और भारत का संपूर्ण प्रदर्शन क्या था और अगला ओलंपिक कब और कहां होना है। ठीक है, तो एक बार इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका, देखिए, सबसे पहली बात, एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि जब भी ओलंपिक खेल होते हैं तो ओलंपिक खेलों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है वो ये है आपका कि इसका शुभंकर क्या था, मतलब इसका शुभंकर क्या था। ठीक है, शुभंकर से प्रश्न हमेशा पूछते हैं, तो इसका शुभंकर का नाम लिख लीजिए। ये आपका शुभंकर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप शुभंकर एक देख पा रहे होंगे। इसका नाम है मराई तोबा। क्या नाम है? मराई तोबा। मराई तोबा। ये आपका 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का क्या था? देखो, ओलंपिक में अब शीतकालीन ओलंपिक भी होते हैं, पैरालंपिक भी होते हैं। पैरालंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में कभी पढ़ाऊंगा अलग। ये मैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पढ़ा रहा हूं जो हर 4 साल में आयोजित होते हैं। तो आयोजन टोक्यो में हुआ था, जापान में। शुभंकर इसका मरायू तोबा था। इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन, इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन इसका जो है आदर्श वाक्य था। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मराई तोबा। ये आपका जो है ना मराई तोबा है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे 2 चीजें मैं पहले ही बता देता हूं। 32वां तो आपका टोक्यो जापान में हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होना है? 33वां होगा आपका पेरिस में, फ्रांस में, 2024 में। तो जो 2024 वाला होना है रट लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 32वां 2020 वाला जापान में हुआ था, 2021 में आयोजित किया गया था। अब अगले का टाइम आ गया, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होना है, फ्रांस में, 2024 में। और इसके बाद 34वां जो है आपका ये 2028 में होगा और अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा आपका 34वां। ये लिख लो, इससे क्वेश्चन पूछेगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपका है ये ब्रिस्बेन में होगा 2032 में। ठीक है, तो ये रफली आपको ध्यान रखना है। कम से कम 33वां और 34वां 2 रट लो और 32वां तो टोक्यो जापान आपको याद ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भारत की बहुत सारी सुखद
जो है यादें हैं हमारी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे देश के हीरो हैं आप देख पा रहे होंगे, 7 लोग हैं जिन्होंने इस बार मेडल जीता है, जिसमें भारतीय हॉकी टीम भी थी। नीरज चोपड़ा जी ने तो एक तरीके से समझिए कि भारत को एक सबसे ऊंचे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमेशा जब टोक्यो ओलंपिक होता है, कोई भी ओलंपिक होता है, तो उसमें उद्घाटन समारोह होता है। उद्घाटन समारोह में हर देश का एक ध्वजवाहक होता है। तो भारत का ध्वजवाहक थी एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। कौन? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये कौन थे? आपके भारत के ध्वजवाहक। एक तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और जब समापन समारोह हुआ है तो बजरंग पूनिया के द्वारा जो है भारत का क्या किया गया है, आपका जो है ध्वजवाहक के तौर पे रहे हैं। ठीक है, बजरंग पूनिया। तो दो तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, 2 से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, मनप्रीत सिंह कौन है? मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। और एमसी मैरी कॉम को आप जानते होंगे। तो ये हमारे देश के हीरो थे जिन्होंने इस ओलंपिक में बहुत बेहतर योगदान किया। मतलब आपको पता है कि इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को लेकर के किया। अब यहां पे एक बार थोड़ा सा बताते हैं कि पहले स्थान पे कौन था? अमेरिका। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान। भारत का स्थान 48वां था, 48 नंबर पे थे हम पदक तालिका में। ठीक है, नंबर 1 पे देखिए, यहां पे एक बार लिस्ट में आपको दिखा देता हूं शीर्ष 5 देश कौन कौन से थे। तो जिनमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है आपका, ये देख पा रहे होंगे, 113 जो है मेडल थे इसके टोटल, जिसमें से गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा थे। इसके पास 39 गोल्ड मेडल थे, 41 रजत मेडल थे और कांस्य मेडल 33 थे यूएसए के पास। दूसरे नंबर पे चाइना है आपका। ठीक है, चाइना के पास 88 मेडल थे, जिसमें से 38 गोल्ड और 32 रजत और 18 कांस्य। और तीसरे नंबर पे जापान। कम से कम आपको यहां पे याद रहना चाहिए ये 3 चीजें। ठीक है, टॉप 3 आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और जापान। ठीक है, जापान ने 58 मेडल लिए थे। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है और फिर रूस है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना है, ये लिख लेना है सभी को टॉप 3 में। और भारत की रैंक क्या है? भारत का लिख लीजिए, भारत का है 48, 48वें नंबर पे भारत है आपका। ठीक है, टोटल 7 मेडल हमने हासिल किए, 7 मेडल। ठीक है, अब 7 मेडल कौन किसको मिला है मैं एक बार आपको बता देता हूं। 7 मेडल कौन किसको मिला है, एक बार इनको रट जाना है, इससे भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था। ठीक है, भारत की क्या स्थिति है? 2021 में देखो है 2020 का, 2021 में आयोजन हुआ था ड्यू टू कोविड। तो सबसे पहली चीज, एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ठीक है, और जो कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया है, समापन समारोह में ध्वजवाहक थे वो। टोक्यो गेम्स 2020 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक संख्या का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इस बार 7 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं और लंदन में जो है 6 पदक थे। मतलब अभी तक में सबसे ज्यादा स्कोर है, लंदन वाले में 6 पदक थे, इस बार 7 पदक हैं, जिनमें से एक गोल्ड मेडल भी है। तो स्वर्ण पदक किसको मिला है? नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा जी को किसमें मिला है? भाला फेंक में। ये ध्यान रखना, जेवलिन थ्रो में जो है इनको स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो इन्होंने 87.58 मीटर के स्कोर के साथ ही स्वर्ण पदक हासिल किया था इसमें। तो ये ध्यान रखना है, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक हमें मिला है। ठीक है, तो नीरज जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा योगदान भारत के लिए गोल्ड मेडल ला करके किया गया है। तो पहले तो एक गोल्ड आया नीरज चोपड़ा जी, भाला फेंक। दूसरा रजत पदक। रजत पदक में महिलाओं ने 49 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने, ठीक है, सिल्वर आपका जो है मीराबाई चानू, और पुरुषों की फ्री स्टाइल में कुश्ती में रवि दहिया ने, रवि दहिया, मीराबाई चानू, रवि दहिया, 2 तो आपके, एक आपका गोल्ड मेडल आया। ठीक है, 1 गोल्ड 2 रजत। और कांस्य पदक की बात करें तो 4 कांस्य पदक आए हैं हमारे देश में। महिला यहां पे मुक्केबाजी में आपकी लवलीन बोरगोहेन है आपकी, और बैडमिंटन में पीवी सिंधु है। पुरुष कुश्ती में आपके बजरंग पूनिया है, और पुरुष हॉकी टीम जो आपकी है, भारत की पुरुष हॉकी टीम, इसने भी इस बार जो है इतिहास बना दिया, और इसने भी जो है इस बार जो है कांस्य मेडल लेकर के आई है। एक समय गोल्ड ही गोल्ड जीता करते थे जब देश में मेजर ध्यानचंद जी, और ये तो आजादी के पहले की कहानी थी, लेकिन एक बार फिर से हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, और हॉकी में मेडल आना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, सभी लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए
ये रट जाने हैं आपको सारे के सारे, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना, रट जाने। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा जी भाला पे एक, ठीक है। रजत मेडल में 2 लोग हैं, भारोत्तोलन जो आपका है वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू है और कुश्ती में रवि दहिया है, और कांस्य पदक में मुक्केबाजी में लवलीन बोरगोहेन है, और महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु है। पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया है, और पुरुष हॉकी में भारत पुरुष हॉकी टीम है, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम है। ये आपको रट जाने हैं, ये आप रट लेंगे तो काम आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे क्वेश्चन इन्हीं में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने टोटल 7 मेडल, जिसमें से 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य प्राप्त किए। तो टोक्यो ओलंपिक से ज्यादा यही क्वेश्चन आपके बनेंगे। और मैंने आपको 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बताया, फ्रांस में होना है, पेरिस में 2024 में, अगले ही साल है। और 34वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में अमेरिका में होना है। रट गया सभी को, स्पष्ट है। अब ये गड़बड़ नहीं होगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी बढ़िया से करके आओगे सभी लोग, बताओ, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को बढ़िया से करके आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है। अब ये देखो चमचमाती ट्रॉफी आपके सभी के सामने है। ये ट्रॉफी कहां की है? ये ट्रॉफी आपकी फीफा विश्व कप की। फीफा विश्व कप का आयोजन कब हुआ है? अभी हुआ है, ठीक है, 2022 में आपका। तो फीफा विश्व कप के बारे में लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, फीफा विश्व कप 2022। तो फीफा विश्व कप 2022 से जुड़े हुए तथ्यों को समझेंगे। आपको पता है एक टीम है अर्जेंटीना, ये इसका आयोजन कहां हुआ? पहले तो कतर में। आयोजन कहां हुआ? कतर में। पहले तो ये ध्यान रखना है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ है? कतर में। कहां हुआ है? कतर में, ठीक है। और ये आपको पता है कि अर्जेंटीना ने किसको हरा दिया है? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। ये आप देख पा रहे हैं, अर्जेंटीना है, मेसी है, ये आपको पता है। बहुत आप सोच नहीं सकते कितना क्रेजी गेम है ये, और पूरा विश्व इसके लिए पागल है, दीवाना है। यहां तक कि भारत में भी इसकी बहुत लोकप्रियता हो चुकी है फुटबॉल की, और फुटबॉल में लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो मेसी अर्जेंटीना को लीड कर रहे थे और इनका सबसे बड़ा योगदान था इस पूरे जीत में। तो ये जो है आपका खिताब मिला है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में। अर्जेंटीना जो है विजेता बनी है। कौन बनी है? अर्जेंटीना विजेता बनी। हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। पहला फीफा जो है आपका 1930 में हुआ था, उरुग्वे में आयोजित हुआ था, उरुग्वे ही जीता था, ठीक है। तो ये आपका अभी से नहीं हो रहा, 1930 से हो रहा है ये प्रोग्राम, और ये पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा जो है एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आयोजन स्थल दोहा कतर में हुआ था, कतर की राजधानी है दोहा। इसका शुभंकर जो था वो लाइव है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसका शुभंकर, ये शुभंकर था इसका, ठीक है, लाइव इसका शुभंकर है। ये आप देखिए, ये इसका शुभंकर है कतर का, ठीक है, लाइव, ठीक है। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था नाउ इज ऑल, ठीक है, नाउ इज ऑल। इसमें उप विजेता आपकी अर्जेंटीना थी, उप विजेता आपकी फ्रांस थी। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला? अब यहां पे देखो कुछ अवार्ड की कैटेगरी है आपकी। गोल्डन बूट अवार्ड जो है ये किलियन एम्बापे को मिला। किसको मिला? किलियन एम्बापे को, ठीक है, फ्रांस के हैं ये आपके किलियन एम्बापे। गोल्डन बॉल अवार्ड ये लियोनेल मेसी को मिला, ठीक है, अर्जेंटीना से जुड़े हुए हैं आपको, लियोनेल मेसी, गोल्डन बॉल। गोल्डन ग्लव्स आपके अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स आपके मिले ये एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, एमिलियानो मार्टिनेज, इनको जो है आपका गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला। सबसे ज्यादा ग्लोब किसने किए, गोल किसने किए हैं? किलियन एम्बापे ने, 8 गोल किए हैं टोटल, ठीक है, किलियन एम्बापे ने। और 21वां फीफा वर्ल्ड कप जो इससे पहले वाला था वो आपका 2018 में रूस में हुआ था। ये आपका 22वां फीफा वर्ल्ड कप था। कौन सा था? 22वां फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें आपकी चर्चा में रहती हैं। तो यहां पे एक ये आपको पता होगा, ये गोल्डन बूट अवार्ड जो है किलियन एम्बापे को मिला, सर्वाधिक गोल भी इन्होंने किए हैं। और गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना है। स्पष्ट है? ठीक है, चलो, ये इसका वो है, ठीक है, शुभंकर है।
तो आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी ज्यादा के चक्कर में पड़ना नहीं है, इससे काम अपना हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होना है? 23वां फीफा वर्ल्ड कप 23वां फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में होना, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 2026 में होगा। पहले तो इसमें यूएसए, मैक्सिको प्लस कनाडा, ये आपका 23वां फीफा वर्ल्ड कप है। ठीक है, 22वां दोहा कतर, 23वां आपका जो है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में, इससे पहले वाला 21वां रूस में। अब इतना ही पूछेगा और क्या पूछेगा। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। चलिए, आज का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये बहुत बड़े पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार। कल मैंने अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार की बात की थी, ये मैन बुकर पुरस्कार है आपका 2022 का। ये मिला है श्रीलंका के उपन्यासकार है, ये आप फोटो दब रही है, ये है पर्सन। ठीक है, सोहान करुणा तिलक को मिला है इस बार का, ध्यान रखिएगा। सोहान करुणा तिलक श्रीलंकाई लेखक है, इनके द्वारा द 7 मून्स ऑफ मॉल्स अल्मेडा करके इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक के लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार। ये सबसे बड़े पुरस्कार हैं साहित्य के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दिए जाते हैं। श्रीलंका के उपन्यास गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार मिला है, वो अलग है। ये आपका बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार 2022 है, सोहान करुणा तिलक को मिला है। ठीक है, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हाल ही में, श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक, दिमाग में बैठा लो नाम, सेहान करुणा तिलक। ठीक है, 2022 का इन्होंने एक अपना उपन्यास का लिखा है, द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा। ये लिख लो, ये पुस्तक का नाम, द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा। ठीक है, तो ये एक उपन्यासकार है, इसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, यह उपन्यासकार एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है, जो बाद के जीवन में एक मिशन पर है। ठीक है, तो एक मृत युद्ध फोटोग्राफर है, ठीक है, जिसकी कहानी के जो बाद के जीवन में एक मिशन पर है, उससे जुड़ा हुआ है। तो बुकर पुरस्कारों के बारे में कुछ बातें यहां पे कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार उपन्यास या साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार है, सबसे अग्रणी पुरस्कार है। इनकी स्थापना 1969 पे की गई थी। कब? 1969 में स्थापना की गई थी, यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। शुरुआत में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के लेखकों को ही दिया जाता था, जो राष्ट्रमंडल के सदस्य जुड़े हुए थे, लेकिन अब यह पुरस्कार सभी मूल लेखकों के लिए आमंत्रित करता है। कोई भी लेखक इसमें हो सकता है। हर वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, यूके एवं आयरलैंड में पब्लिश सबसे बेस्ट जो कृति रचना करने वाले जो लेखक होते हैं, उनको जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इसका निर्धारण एक पैनल द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रमुख जो है पुरस्कार के तौर पे यह है। ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के तौर पे भी इसको जानते हैं। यह अंग्रेजी भाषा में यूके और आयरलैंड में प्रकाशित कोई भी उपन्यास होता है, उसी उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीयों को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय मूल के लेखक भी हैं हमारे, इनको भी मिल चुका है। अरुंधति राय हैं, अरविंद अडिगा हैं, सलमान रुश्दी हैं, किरण देसाई हैं, ये पुरस्कार मिल चुका है। देखिए यहाँ पे कुछ नाम है। 1971 में तो BS नायपॉल को मिला था। ठीक है, मैन बुकर, ये जो मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 भारतीय मूल के लेखक हैं, जिनको अभी तक प्राप्त हो चुका है। एक तो 1971 में BS नायपॉल, ठीक है, इनको मिला है। 1981 में सलमान रुश्दी को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 1997 में अरुंधति राय को मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 2006 में किरण देसाई को मिला है। ठीक है, और 2008 में अरविंद अडिगा को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, 5 लेखक भारतीय हैं मैन बुकर पुरस्कार के लिए। और अभी इस बार का जो मिला है आपको, वो मिला है सेहान करुणा तिलक। सेहान करुणा तिलक, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। सेहान करुणा तिलक, ये पर्सन है, आप लोग देख पा रहे हैं, सेहान करुणा तिलक। ठीक है, और 2021 का जो मिला था, वो मिला था हेमन गलगुट को। हेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका से हैं। द प्रॉमिस करके उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उस उपन्यास के लिए मिला है। तो 2021 वाला हेमन गलगुट को और 2022 वाला सेहान करुणा तिलक को। इतना दिमाग में बैठा लिए तो काम बहुत सारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आप लोगों को रट लेना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये भारतीय हो गए। ठीक है, अब चलो आज फिर से वापस हम लौट आए हैं। वर्तमान कौन क्या है,
कुछ इससे आज और याद करा देता हूं, कुछ नाम आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, लिखते जाना साथ साथ। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन व्यक्ति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, नाम लिख लो। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग से जुड़े हुए हैं सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी, नाम लिख लेना सभी लोग, सुमन कुमार बेरी। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछेगा, सुमन कुमार बेरी, कुमार बेरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा सुमन कुमार बेरी। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है? उपाध्यक्ष नीति आयोग। अच्छा, वो नीति आयोग के सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, सीईओ नीति आयोग के, सीईओ नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर, लिख लो परमेश्वरन अय्यर। ये थोड़ा सा आपको नाम लिख लेने हैं, जितने नाम बताता जा रहा हूं लिख लो, अभी रट जाओगे ये। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर, ये दो तो आपको याद ही होने चाहिए, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और सीईओ है नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर, ये आपको रट जाने। सभी लोग समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, यूपीएससी जो हमारा है संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी, लिख लीजिए, डॉक्टर मनोज सोनी आपके कौन है? हमारे यूपीएससी के चेयरमैन है, यूपीएससी के चेयरमैन है, हर बार जो है चेयरमैन रहते हैं, तो ये नाम लिख लो आप चेयरमैन साहब का, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, ये नाम आप लोग लिख लीजिए, डॉक्टर मनोज सोनी। इसके बाद आपके देखिए विधि आयोग बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी 21वां विधि आयोग है, 21वें विधि आयोग के जो आपके अध्यक्ष हैं वो है ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी, नाम लिख लीजिए। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी, सभी लिख लीजिए। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा, रट लेना है, इस जितनी लिस्ट बनवा रहा हूं, काफी नाम लिखवा चुका हूं मैं आप सभी को। रेखा शर्मा, रट लो, ये जितने भी नाम है लिख लो और इनको रट जाओ एक बार दिमाग में बैठा के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो ओबीसी का है आपका, इसके हैं हंसराज गंगाराम अहिर। कौन है इसके अध्यक्ष? हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है, यह दिमाग में बैठा के रखना है। 7वां वेतन आयोग जो आपका लगा था वो तो मान लीजिए काफी पुराना हो गया, लेकिन उसके नाम लिख लीजिए। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। एसएससी के चेयरमैन कौन है? एसएससी के चेयरमैन है एस किशोर। एसएससी के चेयरमैन कौन है? एस किशोर। एसएससी के चेयरमैन कौन है? एस किशोर। ठीक है, चलिए, ये तो कुछ हो गए आपके। नीति आयोग क्लियर हो गया आपका, परमेश्वरन अय्यर सीईओ हैं और सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सबके दिमाग में बैठे हुए एक ही चेहरा कौन दे जाता है? अजीत डोभाल साहब है हमारे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। और राष्ट्रीय उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी होते हैं। ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी होते हैं, वो है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो है आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अच्छा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय? इकोनॉमी एडवाइजर जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है अनंत नागेश्वरन। इन्हीं के द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन, ये भी दिमाग में बैठा के रखना, अनंत नागेश्वरन साहब है। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? जो वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद, इनको भी दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये कुछ मेजर आपकी नियुक्तियां हैं जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है? स्पष्ट है? इतना ही पढ़ लो पहले, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतनी लिस्ट आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद।
ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, और इससे पहले मैंने आपको बताया उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी, सीईओ नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी, 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की हैं रेखा शर्मा आपके 90 नंबर की, जो आपका ओबीसी का आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है हंसराज गंगाराम अहिर, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के एस किशोर, और 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले की जितनी लिस्ट करवाई है वो भी रट लो, ये भी रट लो। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के अंक में इतना ही रखेंगे। आप सभी लोग इतना करंट अफेयर्स पहले रट लीजिए, पुराना जितना भी करवाया है उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन रखिए, रिवीजन प्रतिदिन के स्तर पे करिए। रिवीजन जितनी बार करोगे एग्जाम हॉल पे रिकॉल उतनी जल्दी होगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे करंट अफेयर्स का सिलसिला जारी रहेगा। करंट अफेयर्स सबसे शानदार मैं यहीं पे कराऊंगा, एग्जाम में यही करंट अफेयर्स आएगा, ये जाकर के आप लोग अनुभव कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए मेरा प्रयास है। जितना अभी तक करा दिया उस पर भरोसा करके उसको रट जाओ, आप देखना चमत्कार होगा एग्जाम वाले दिन। ठीक है, और मेरे 5 टॉप मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा। टॉप 5 मास्टर वीडियो भी देखना है आपको साथ में। टॉप 5 मास्टर वीडियो मतलब ये आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वहां पर आपको करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो टॉप 5 है उनको एक बार देख लो, बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए।